सो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू सौरभ पांडे यूपीएससी यूट्यूब चैनल के अंदर। सो आज साल का आखिरी दिन है और आखिरी दिन में हम लोग सेशन कर रहे हैं और आज के टॉपिक्स देख लेते हैं। जो टॉपिक्स टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस, पहला जो आपका टॉपिक है दिस इज़ अगेन एनालिसिस ऑफ प्राइवेट मेंबर बिल के ऊपर है। फ्रंट पेज पे ही अगर आप देखोगे तो इट इज़ देयर। तो ये टॉपिक आपका पॉलिटी से रिलेटेड है। देन इंट्रोडक्शन टू स्पेस डेक्स, ये मैंने डिस्कस किया, ब्रीफ में कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। अभी सर बहुत आर्टिकल्स आएंगे। अनकन्वेंशनल वॉरफेयर मेथड, इंटरनल सिक्योरिटी, जीएस पेपर 3 का टॉपिक है। फिर डिफेंस मिनिस्ट्री कॉन्ट्रैक्ट फॉर स्कॉर्पियन है, इस पर एक और टॉपिक मैं बताऊंगा दैट इज़ एआईपी। ये भी आपका इंटरनल सिक्योरिटी डिफेंस इन न्यूज़ जीएस पेपर 3 का टॉपिक है। नासा का पार्कर सोलर प्रोब है, तो नासा का जो पार्कर सोलर प्रोब है साइंस टेक का टॉपिक है। देन प्लाइट ऑफ रोहिंग्या रिफ्यूजी, ये आईआर का टॉपिक है। दिस इज लिंक्ड विद इंटरनेशनल। और फिर जो मैं आपको मेंस का क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करता हूँ दैट विल बी देयर। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स हम लोग एक एक करके जो है वो डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन देख लो। आज का जो क्वेश्चन है दैट इज अनकन्वेंशनल वॉरफेयर मेथड के कंटेक्स्ट में है। अनकन्वेंशनल वॉरफेयर के कंटेक्स्ट में देखोगे, अनकन्वेंशनल वॉरफेयर मेथड ब्रिंग्स न्यू चैलेंजेस टू इंटरनल एक्सटर्नल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो डिस्कस आपको करना है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप आंसर लिखते रहो। मंडे टू सैटरडे मैं आपको मंडे टू फ्राइडे आपको देता हूँ क्वेश्चंस, और प्लस सैटरडे को आपको जो ऐसे का टॉपिक है वो आपका रहता है। तो यहाँ पे आकलन प्लस आप ज्वाइन कर सकते हो। ये जो कोर्स चल रहा है आंसर राइटिंग आपका, अगर इवेल्युएशन कराना है इससे 50% ऑफ भी है। आज 31 है। ठीक है, ये क्वेश्चन देखना है, कमेंट सेक्शन में आपको मुझे इसका आंसर बताना है। और 5am सीरीज के अंदर हम लोग ये सब डिस्कस भी करते हैं। ट्रांसफॉर्मेटिव रिपोर्ट रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज पब्लिश्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो 5am सीरीज में ऐसे क्वेश्चंस मैं आपके लिए कवर भी कर रहा हूँ लगातार। और 5am सीरीज जो मॉर्निंग के अंदर आपकी होती है उस पर हम लोग ये सब चीज़ें डिस्कस जो है वो कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं लाइक ईयर एंड ऑफर है। ठीक है, ईयर एंड ऑफर है, ये आप देख लो। और ईयर एंड ऑफर के अंदर प्रीलिम्स का जो क्रैश कोर्स है वो 4 जनवरी से स्टार्ट होगा, साइंस टेक का कोर्स 10 जनवरी से। उसके अलावा प्रीलिम्स करंट अफेयर का कोर्स 5 जनवरी से। आप याद रखना है क्रैश कोर्स का अगर आप हिस्सा है तो ये सारे कोर्सेज उसमें इंक्लूडेड है। क्योंकि आज ईयर एंड है तो 50% ऑफ है सारे जितने भी कोर्सेस है उसमें। कोई क्वेरी है तो नंबर याद रखना है 90579 21649। इस पर आपको सिर्फ मैसेज करना है, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो हम लोग लाइक आई विल कनेक्ट विथ यू। आप डाउनलोड सौरभ पांडे CSE ऐप एंड सौरभ पांडे UPSC.com वेबसाइट पे भी आप जा सकते हो। ये जो क्रैश कोर्स है इसके ऊपर लास्ट में हम लोग डिस्कस कर लेंगे बढ़िया तरीके से, लेकिन इसमें पूरा कंप्लीट पैकेज है। ये पूरा प्रीलिम्स स्पेसिफिक कंटेंट आपके लिए इसमें रहेगा और पूरा माइंड मैप्स के माध्यम से करंट अफेयर्स प्लस NCERTs और इन सब के लिए भी माइंड मैप्स के माध्यम से कंटेंट आपको प्रोवाइड रहेगा। और टू द पॉइंट कंटेंट रहेगा प्रीलिम्स के कंटेक्स्ट में, PYQs और एवरीथिंग है, मतलब कंप्लीट आपका सक्सेस बैच है। इस पे 50% आज ऑफ है। 4th से हम लोग स्टार्ट करेंगे। बुक सीरीज, इस पर लगभग 70 वीडियोज़ ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। जितनी बुक्स आपको पढ़नी है, ठीक है, तो ये लगभग अगर आप ऑफर का यूज़ करोगे तो अराउंड 1900 का आसपास प्राइस है इसका। और ये सारी बुक्स इसमें कवर्ड। अभी मैंने लेक्सिकॉन में 2 वीडियोस बचे हैं, इसमें 2 वीडियोस बचे हैं। गवर्नेंस इन इंडिया में थोड़े बहुत बचा है। एनवायरमेंट खत्म कर दिया, GC लॉन्ग पार्ट 2 खत्म कर दिया। मॉडर्न स्पेक्ट्रम में पूरी बुक का ओवरव्यू दे दिया है और इसमें मैं लेक्चर भी डालूंगा। और भी इंडियन स्पेक्ट्रम के ये इंडियन पॉलिटी के 14 लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोडेड है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपका है। तो ये बुक अगर आपको जो UPSC के लिए पढ़नी है सारी चीज़ें आपके लिए कवर्ड है। शुरू करते हैं। ठीक है, ज्वाइन करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, सौरभ पांडे CSE ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखते हैं प्राइवेट मेंबर बिल के ऊपर। पहला टॉपिक है प्राइवेट मेंबर बिल है। तो पहला टर्म जो हमें जानना है ये प्राइवेट मेंबर शब्द किसके लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड इज कि बेसिकली प्राइवेट जो मेंबर है ये जब आप शब्द यूज़ करते हो ये किसके लिए है। ठीक है, व्हेन यू आर यूजिंग द वर्ड प्राइवेट मेंबर, तो प्राइवेट मेंबर आपको बस ध्यान में रखना है कि जैसे मान लो जैसे जैसे वी फॉलो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, और इसमें एक फीचर एक चीज़ और भी सामने आती है। वो क्या होता है कि जो आपकी एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव भी कहाँ से निकल कर आती है, मतलब जो सरकार है वो कहाँ से आती है, वो पार्लियामेंट से ही निकल कर आती है। तो जो मिनिस्टर्स होते हैं दे आर ऑल्सो अकाउंटेबल, वो भी पार्लियामेंट के मेंबर्स ही होते हैं। तो ऐसे मतलब MPs जो कि मिनिस्टर नहीं है और वो जब बिल लेकर आते हैं, तो उसे हम जो है प्राइवेट मेंबर बिल्स जो है वो शब्द इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, वी यूज दिस टर्म कॉल्ड एज प्राइवेट मेंबर बिल। अब देख लेते हैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स कुछ डेटा है, तो डेटा आप देख लेना, ये वेरी करता रहता है। तो यहाँ पे लाइक इफ़ यू टॉक अबाउट द इंस्ट्रूमेंट्स फॉर द इंडिविजुअल, है ना, इंस्ट्रूमेंट्स फॉर इंडिविजुअल एक्सप्रेशन ऑफ MPs की बात करें जो बिल की, अगर स्पेसिफिकली इफ़ यू टॉक अबाउट द मेंबर बिल, तो यहाँ पे जो भी इंडिविजुअल इन द सेंस जो मिनिस्टर्स, जो MPs मिनिस्टर नहीं हैं,
प्रपोज्ड लॉ जिसमें वोट की ज़रूरत है, लेजिस्लेशन कोई भी लॉ है, पॉलिटिकल मैजिक, तो यहाँ पे पॉलिटिकल स्टेटमेंट के लिए भी एक रिफ्लेक्ट आपका होता है अपने, है ना। तो लोअर हाउस की बात करें तो लगभग 908 आवर्स ऑन बिल्स पे चर्चा हुई है, ठीक है। अपर हाउस के अंदर लगभग राज्यसभा के अंदर 27 आवर्स बिल्स पर चर्चा हुई है। 18th लोकसभा में लोअर हाउस में 0.15 आवर्स ऑन बिल्स, 1.98 आवर्स ऑन रेजोल्यूशंस। अपर हाउस के अंदर जो है ये मतलब है। तो ये देखो इतना डेटा तो याद नहीं रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप चाहो तो इसको भी रीड कर सकते हो। तो 2 सेशंस आपके लोकसभा के हुए थे, 0.1 स्पेंड ऑन सच बिल्स। मतलब ये जो डेटा आपको दे रखा है ये प्राइवेट मेंबर बिल के कंटेक्स्ट में इतना डिस्कशन आपका हुआ है। फिर सिग्निफिकेंस, मतलब इसमें 2024 तक सिर्फ 14 बिल ही पास हुए हैं सिंस 1970, और बहुत सारे मैनी एमपीज डू नॉट पार्टिसिपेट डिस्कशन में पार्टिसिपेट। बहुत सारे एमपीज जो हैं दे डू नॉट पार्टिसिपेट, आपके बहुत सारे एमपीज दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन डिस्कशन, पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। बिल्स ऑफन शेड्यूल्ड एट इनकन्वीनियंस टाइम, जैसे फ्राइडे है तो लोग मतलब इतना इंपॉर्टेंस भी नहीं देते इन बिल का। इसके लिए क्या है कि रादर दिन फ्राइडे को आप जो शिफ्ट करते हो डिस्कशन में, तो इसको वेनसडे को करो। मतलब यू आर स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट द प्राइवेट मेंबर बिल। तो नोटिसेबल जो ड्रॉप है ना, जो बिल्स के लिए लोकेशन, वो भी इसमें भी देखने को थोड़ा कमी मिल रही है। एंड जो मतलब जो डिस्कशन वीडियो है, डिस्कशन विंडो है, ऐसे जो बिल्स हैं जो एमपीज लेकर आते हैं जो मिनिस्टर्स नहीं है, उसका भी जो इम्पोर्टेंस डिस्कशन के लिए देना चाहिए, तो जो इसका डिस्कशन विंडो है वो भी बहुत ही कम है। तो इसको इंक्रीज़ करने का ज़रूरत है। प्लस टाइम में चेंजेस करने की ज़रूरत है। मतलब जैसे फ्राइडे को डिस्कशन आप कर रहे हो तो इसको वेनसडे को कर दोगे। फ्राइडे है तो सैटरडे को छुट्टी है तो सब निकल जाते होंगे। तो ये सब चीज़ें जो है फेस करना पड़ता है। तो यहाँ पे प्राइवेट मेंबर बिल, ये मैंने सारी पॉइंट्स आपको इंक्लूड कर लिए, जस्ट गो थ्रू इट। तो जो प्राइवेट मेंबर बिल है आपका, इफ़ यू टॉक अबाउट द प्राइवेट मेंबर बिल, तो प्राइवेट मेंबर बिल बेसिकली ये न्यू लेजिस्लेशन इंट्रोड्यूस्ड बाय द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो कि मिनिस्टर नहीं है। और जो प्रैक्टिस है इसका, जो बिल का, ये बेसिकली स्टार्टिंग से ही है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि देखो जो भी भले वो मिनिस्टर ना हो, बट एमपी भी क्या है, दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट क्या है, एक लेजिस्लेटिव बॉडी है जो लॉ बनाने का जिसका काम है। सो इफ़ इट्स अ लेजिस्लेटिव बॉडी तो उसकी भी कई जिम्मेदारी है। तो उसमें मतलब अगर भले वो मिनिस्टर्स ना हो, बट अगर इफ़ दे आर फुलफिलिंग देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर, तो वो किसी भी डेमोक्रेसी के लिए एक पॉजिटिव आपका रहता है, ठीक है। इट इज़ कंसिडर्ड टू बी अ पॉजिटिव एस्पेक्ट। तो ये ध्यान में रखना। अब यहाँ पे क्या है, प्राइवेट मेंबर बिल थ्रू लेजिस्लेटिव प्रोसेस इज यूनिक। तो यहाँ पे इस पे लाइक स्पेसिफिक सेशन के अंदर, पार्लियामेंट्री सेशन में इसका इंट्रोड्यूस भी आपका किया जाता है। और लाइक जैसे गवर्नमेंट बिल है विच हैव स्ट्रॉन्गर बैकिंग, प्राइवेट मेंबर बिल में मेनली अटेंशन और सपोर्ट नहीं मिल पाता। तो ये एक इसकी एक ड्रॉबैक है, इसलिए प्राइवेट मेंबर बिल जो है इतना प्रपोज्ड आपका नहीं रहता है, ठीक है। ये चीज़ भी आपकी हाईलाइट की गई कि यहाँ पे जो अटेंशन मिलना चाहिए तो वो नहीं मिल पाता है, ठीक है। तो जो लाइक इफ़ यू टॉक अबाउट द अटेंशन एंड सपोर्ट मिलना चाहिए, तो वो भी आपका इसमें लेस, कंपेरेटिवली आपका लेस अटेंशन। रोल ऑफ यूथ की बात करें तो जैसे अब बहुत सारे, जैसे यंग, आप देखोगे कई सारे यंग एमपीज़ आते हैं। तो जो यंग एमपीज़ आते हैं दे ऑल्सो वॉन्ट टू पार्टिसिपेट लेजिस्लेटिव प्रोसेस में। तो ये उनके लिए भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब उनके लिए भी एक चांस रहता है कि दे आर एबल टू पार्टिसिपेट थ्रू प्राइवेट मेंबर बिल। बट हाँ, कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे जैसा अभी हमने डिस्कस किया है। तो जो एक तरीके से इम्प्रूवमेंट है प्राइवेट मेंबर बिल के पार्टिसिपेशन ओवरऑल का, उसमें देखने को जो है मिलेगा। तो यूथ का रिप्रेजेंटेशन को इंक्रीज़ करना है, ये आपका है। और इससे क्या है कि कई मतलब ठीक है, तो यहाँ पे आप कह सकते हो, तो इससे हमारी गवर्नेंस इंप्रूव होगा, पार्टिसिपेशन में मिलेगा। लिमिटेड टाइम दिया जाता है, जैसे हमने डिस्कस किया। ये जो करंट फ्रेमवर्क है डज नॉट एडिक्वेंटली सपोर्ट द इंट्रोडक्शन पासेज ऑफ प्राइवेट मेंबर बिल। तो यहाँ पे क्यों ऐसा है, बिकॉज जो टाइम पीरियड है वो टाइम पीरियड आपका, जैसे फ्राइडे को डिस्कशन हो रहा है, जो सपोर्ट अटेंशन चाहिए वो नहीं मिलता है। दूसरे जो एमपीज़ हैं वो सपोर्ट नहीं करता है। तो ये सारा है। गवर्नमेंट बिल है तो उसमें तो विप जारी हो जाता है। विप जारी अगर होता है तो उसमें जितने दूसरे, मतलब मान लो जिसकी सरकार है तो वो सारे एमपीज़ को सपोर्ट करना पड़ता है, बिल पास भी हो जाता है। बट प्राइवेट मेंबर बिल इतना आसान नहीं है, इट्स वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। तो ये थोड़ा सा चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट देखते हैं इसरो डॉकिंग मिशन स्पेस एक्स रीच राइट ऑर्बिट। तो स्पेस डेक्स के ऊपर हमने 4 से 5 चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस कर रखी है। इसमें देखो इसकी इंपॉर्टेंस पर भी हमने चर्चा ऑलरेडी कर रखी है, ठीक है। कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं इसमें स्पेसिफिकली। जैसे मैंने आपसे डिस्कस भी किया है
ट्रीटी के कंटेक्स्ट में भी हमने डिस्कशन किया है, और भी कुछ बातें हम लोगों ने डिस्कशन की हुई है, जैसे कल के उसमें भी। तो इसरो ने क्या है कि लाइक स्पेस डेक्स मिशन है। अब इसमें देखो हम लोग एक जो कदम उठाना चाह रहे हैं वो ये है कि हम अपना खुद का, भारत अपना खुद का एक स्पेस स्टेशन डेवलप करना चाहता है। तो उसके लिए सर्टन एक्सपेरिमेंट्स करने ज़रूरी है। डॉकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे 2 सैटेलाइट्स आ रहे हैं तो वो एक से जुड़ना है ना, जुड़ना, फिर जुड़ के फिर प्लेटफॉर्म क्रिएट करना, फिर आप दूसरी जो मशीनरीज है वो उसको इंस्टॉल करके, फिर जैसे स्पेस स्टेशन में है जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, चाइना अपना स्पेस स्टेशन डेवलप किया, तो हमें भी जो हमें भारतीय जो अंतरिक्ष स्टेशन हम भी डेवलप करना चाहते हैं, तो उसके लिए मिशन बहुत इंपॉर्टेंट। अब इसमें आपको ध्यान में रखना है, इसमें 2 स्मॉल सैटेलाइट्स एक्सपेरिमेंट किया गया, एक का नाम चेसर है और दूसरे का नाम टारगेट है। तो ये आपको याद रखना है कि मान लो आपसे पूछा जाए कि चेजर और टारगेट रिसेंटली न्यूज़ में था तो किससे रिलेटेड है, तो ये स्पेस डेक्स के ही 2 सैटेलाइट्स हैं जिन पे डॉकिंग और ये सब एक्सपेरिमेंट आपका किया जाएगा। तो इधर टाइमिंग क्या है ये तो कोई नहीं पूछेगा कि कब ये एक तरीके से कब परफॉर्म किया गया, ठीक है, बट कहीं ना कहीं हमारा जो डॉकिंग स्किल है वो कहीं ना कहीं हमें एक तरीके से हमारे जो स्पेस एम्बिशन है उसके क्लोज लेकर जाएगा। ये है फिर कैसे भारत का जो एक्सपर्टीज़ है, इंडिया का जो एक्सपर्टीज़ है वो आपका इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, ग्रोइंग एक्सपर्टीज़, स्पेस जो टेक्नोलॉजी है उसमें हमारी जो एक्सपर्टीज़ है वो इंक्रीज़ हो रही है। PSLV-C60 जो रॉकेट है वो इफेक्टिवली यूज़ की गई है ये 2 स्पेस डेक सैटेलाइट्स के लिए, और जो भी लाइक 15 मिनट में जो ऑर्बिट है वो हम रीच भी कर गए। तो चेजर और टारगेट आपको याद रखना है। तो चेजर बेसिकली है ना, ऑब्जेक्ट फॉर द चेजर टू डॉक विथ, तो ये मतलब दोनों ही है, डॉकिंग आप चाहो तो एक इमेज भी देख सकते हो, तो मेनली डॉकिंग है ना। तो अगर एक्सपेरिमेंट किया जाएगा, दोनों सैटेलाइट्स हैं दे विल कम क्लोजर टू ईच अदर, क्या ना कैसे। और उसके बाद ये भी हाईलाइट आपका किया गया, इसरो के चेयरमैन जो है उनका स्टेटमेंट आप देख सकते हो। तो यहाँ पे है ना, तो ये जो सैटेलाइट है राइट ऑर्बिट में है, डिस्टेंस विल इंक्रीज बाय 20 किलोमीटर ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज, एंड देन जो है डॉकिंग प्रोसेस जो है वो आपका स्टार्ट हो जाएगा। डॉकिंग प्रोसेस क्या है कि ये अराउंड जनवरी 7 के आसपास आपका स्टार्ट आपका होगा, ठीक है, ये चीज़ आपकी हाईलाइट की गई है। तो फ्यूचर जो है हमारा जो गोल है खास तौर से स्पेस डेक्स मिशन के माध्यम से, इसरो इज़ नॉट मेयरली टेस्टिंग स्पेस क्राफ्ट, इट इज़ ऑल्सो जो भी अपने फ्यूचर एम्बिशन प्रोग्राम उसको भी हम सामने रख रहे हैं। तो जैसे मेनली हम प्रिसीजन डॉकिंग कर सकते हैं, पार्किंग जैसे है ना, जैसे आपने सैटेलाइट छोड़ा उसमें ही कोई जा रहा है और वो एक स्पेसिफिक पोजीशन में जाके वहाँ पे ऐसा, मतलब आपने कहीं मूवी देखी जैसे ग्रेविटी वाला, देखना कि आ रही है कोई स्पेस क्राफ्ट आ रही है और वो जाके एक जगह पे ऐसे रुक गई, फिर उससे अंदर से लोग निकले उस दूसरे उसमें चले गए, तो वो पार्किंग टाइप उसे डॉकिंग शब्द यूज़ करते हैं। तो प्रिसीजन डॉकिंग जो है वो डेवलप करना, प्रोपल्शन सिस्टम, इंटर सैटेलाइट सेपरेशन, ठीक है, विद सैटेलाइट सेपरेशन, और है ना जो सैटेलाइट अपने अलग हों, और फिर जो भी मतलब ऑर्बिटल, मतलब जैसे मान लो एक पर्टिकुलर वेलोसिटी या स्पीड से अगर कोई जो सैटेलाइट है वो मूव कर रही है, तो जैसे ही आपने वेलोसिटी को एडजस्ट किया या वेलोसिटी में चेंजेस किए, वेलोसिटी का अगर एडजस्टमेंट हुआ, तो जो ऑर्बिट है ना, एक पर्टिकुलर ऑर्बिट से दूसरा ऑर्बिट भी चीज़ें सेंड की जा सकती हैं, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें किया गया, और उससे फिर हमारे फ्यूचर के जो भी हमारे फ्यूचर के अंदर जितने मिशन हैं उसके लिए भी बहुत आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो इससे हम एक स्पेस पावर की तरफ भी प्रोसीड करेंगे। बाकी हमने इस पर चर्चा भी काफ़ी कर रखी है, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड अबाउट इट कि क्यों हम ऐसे मिशन को लॉन्च करना चाहते हैं, और मैंने आपको 2032 की ट्रीटी भी बताया कि फ्यूचर के अंदर जो स्पेस है वो ग्लोबल कॉमन नहीं रहेगा, ये चीज़ भी आपको हाईलाइट की गई। तो यहाँ पे देखते हैं अनकन्वेंशनल मेथड की बात यहाँ पे की गई है। देखो ये मैंने अभी आपको जो कुछ कल भी लेक्चर्स भी कुछ अपलोड किए थे, तो देखो एक चीज़ आपको ये ध्यान में रखना है कि है ना ये टॉपिक आपका इंटरनल सिक्योरिटी के कंटेक्स्ट में ये टॉपिक आपका आता है, ठीक है, दिस इज लिंक्ड विद इंटरनल सिक्योरिटी। तो यहाँ पे देखो क्या है कि बहुत सारे लेवल पे हमें जो है चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि आप मिलिट्री बहुत डेवलप कर लिए तो इससे आप पावरफुल देश बन जाओगे। एक कंसिडरेशन तो चलो ये है, आजकल जो समय है वो है हाइब्रिड वॉरफेयर का है, ठीक है, हाइब्रिड वॉरफेयर। अब ये जो हाइब्रिड वॉरफेयर है इसमें साइबर स्पेस का भी यूज़ हो रहा है, साइबर स्पेस के माध्यम से, और आज के समय में एआई वॉरफेयर भी जो है वो भी देखने को मिल रहा है। एआई के माध्यम से चीज़ें मैनिपुलेट की जा सकती है। देखो क्या है कि हम क्या है जिस एरा में है उसे बोलते हैं पोस्ट ट्रूथ एरा, ठीक है। पोस्ट ट्रूथ एरा का एक फीचर क्या होता है कि उसमें आप अपने बिलीफ पर ज़्यादा रहते हो, ठीक है। अगर सपोज करो एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, जैसे गांव देहाती इलाके में आप देखोगे या गांव देहात क्या कहीं भी देख लो,
तो वहाँ पे जैसे है ना, कोई पुरानी मूवी देखी, अब उसमें उन्होंने जो है ये देखा कि जो सांप होता है उसकी मणि होती है, ठीक है, ये चीज़ उन्होंने देखी। अब इस चीज़ को क्या है, वो मान के बैठे हैं। अब मान के बैठे हैं, अब उसमें क्या है, सडनली कोई फैक्ट वीडियो ऐसा आएगा तो वो उसको दिखा दिखा के सबको, 4 आदमी को और बताएंगे, देखो मैंने बोला था ना जो सांप उसकी मड़ी होती है, ठीक है। तो आप जो बिलीफ आपका है, मतलब ये मैंने ऐसे एग्जांपल दिया, ऐसा जो आपका बिलीफ है उस बेसिस पर चीज़ों को आप देखते हो, फैक्ट से आप बियॉन्ड जाते हो। तो ये जो सिचुएशन है, ये सोशल मीडिया के माध्यम से, ये जो पोस्ट ट्रूथ एरा में आप कह सकते हो इंसान का माइंड जो है वो बिलीफ से गवर्न हो रहा है रादर देन फैक्ट से गवर्न होना। तो ये चीज़ें क्या है, एक बेसिस बन जाती है वॉरफेयर का, कि अब किसी भी, मान लो कोई भी है, अब उनको पता है कि यार ये सरकार हमारे फेवर में नहीं है, तो जनता को पूरा माइंड मैनिपुलेट किया और बरगलाना, और वो जो है रोड में निकल आएंगे, प्रोटेस्ट शुरू, वायलेंट करा देंगे, कुछ ऐसा स्थिति जो बन जाएगी। ये बहुत बड़ा डेमोक्रेसी के लिए भी चैलेंज है। आज के समय में एआई बेस्ड सिस्टम से क्या है कि डीप फेक्स क्रिएट हो सकते हैं। एआई बेस्ड सिस्टम से आप पहचान ही नहीं सकते क्या सही है क्या गलत है। आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ, कोई भी वीडियो ऑडियो जो है क्रिएट कर सकता है वीडियो का यूज़ करके, और आप कोई कुछ भी बुलवा सकता है, आपको पता ही नहीं चलेगा कोई सही है कि गलत है। आज के टाइम पे ऐसे एआई सिस्टम पड़ा है। तो ये सब चीज़ें समाज में कन्फ्लिक्ट एराइज करना, मान लो किसी को हिंदू दिखा दिया, किसी को मुस्लिम दिखा दिया, फिर कुछ ऐसा उन्होंने आपस में फेक वीडियो जो क्रिएट किया कि जिससे कम्युनल कन्फ्लिक्ट जो है वो स्टार्ट हो जाए। तो ये इंटरनल सिक्योरिटी के लिए बहुत मैटर करता है, और एक्सटर्नल सेंस में भी देखोगे तो वो भी एक मैटर ऑफ बहुत ग्रेट कंसर्न जो है वो आपका होता है। तो हाइब्रिड, तो ये जो वॉरफेयर का टाइम है इसे हम अनकन्वेंशनल वॉरफेयर भी जो बोलते हैं। तो जो लैंडस्केप है मॉडर्न वॉरफेयर का, ये तेज़ी से आपका डेवलप भी हो रहा है, और इसके और डील करने के लिए हमें स्ट्रेटजीज जो है डेवलप करने पड़ेंगे, जिसमें एक एआई बेस्ड वॉरफेयर भी है, जिसमें ये भी कहा गया है कि अब के टाइम पे अगर आप मिलिट्री स्ट्रेटजी डेवलप कर रहे हो तो उसमें हमें एआई का इस्तेमाल भी करना पड़ेगा, जहाँ ज़रूरत पड़ती है तो हम एआई का इस्तेमाल करें, है ना। क्योंकि और देश भी कर रहे हैं कि हाइब्रिड वॉरफेयर का टाइम है। साइबर वॉरफेयर की बात करें तो उस पर साइबर में जो आपके नेशनल सिक्योरिटी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर है, खासतौर से जो क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस पर आपकी पूरी इकोनॉमी की हेल्थ डिपेंड करती है। तो इनको सिक्योर करने के लिए सरकार बहुत सारे कदम उठाती है, लेकिन फिर भी है। तो इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर है, साइबर वॉरफेयर, साइबर स्पेस को आपको सिक्योर करना है। इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर है, तो मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन आज के टाइम पे तो बहुत बड़ी दिक्कत आपकी हो जाती है। कोई भी मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन के माध्यम से लोग का माइंड जो है वो तुरंत बदल सकता है ना, उसको सच मान सकते हैं। क्यों? जैसे कि मैंने आपसे डिस्कस किया, वी आर लिविंग इन अ पोस्ट ट्रूथ एरा। तो जब हम पोस्ट ट्रूथ एरा में रहते हैं तो फैक्ट के बियॉन्ड हम बिलीफ पे ज़्यादा जो है वो जाते हैं। तो दैट इज़ ऑल्सो अ कंसर्न जो कि देखना है। अब यहाँ पे धीरे धीरे स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो इंडिया का डिफेंस एक्सपोर्ट है वो थोड़ा सा आपका बढ़ा है। ये भी आपका हाईलाइट किया। फ्यूचर टारगेट है कि इसको हम फर्दर भी इंक्रीज़ करें, मेड इन इंडिया इक्विपमेंट्स हम बेचें, ऐसा भी हमें। अब नई जो टेक्नोलॉजीज़ आ रहे हैं कि वेल वर्स्ड इन लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ है ना, तो यहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर्स डेवलप करना। अब जैसे मान लो जो सोल्जर्स हैं, अब उसमें ऐसा नहीं कि वो खाली दौड़ के जो है, मतलब जैसे आर्मी का रिक्रूटमेंट होता है तो उसमें आपको हाईली क्वालिफाइड टेक्निकल माइंड्स भी रिक्रूट करने पड़ेंगे। तो वो भी है कि आप ऐसा नहीं कि फिजिकल फिटनेस ही सिर्फ देख रहा हो, उसमें ये भी चीज़ें देखनी पड़ेगी, जो टेक्नोलॉजिकल चीज़ें हैं उनको डील करने के लिए भी आपको सोल्जर्स का ज़रूरत है। तो उसको ध्यान में, तो ट्रेनिंग सेंटर्स डेवलप करना उसके लिए, प्लस है ना, और ट्रेनिंग प्रॉपर करके भी इंटीग्रेट करना, टेक्नोलॉजीज़ जो है वो डेवलप करना, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हाईलाइट की गई हैं कि एआई बेस्ड सिस्टम आ रहे हैं, साइबर वॉरफेयर आ रहा है, अनकन्वेंशनल कई सारी जो टैक्टिक्स हैं ये डेवलप हो रहे हैं, और इसको मीट करने के लिए हमें अपने डिफेंस फोर्सेस और मिलिट्री स्ट्रेटजी को रीशेप करने का ज़रूरत होगा। तभी हम इंटरनल और एक्सटर्नल सेंस की अगर बात करें तभी उन चैलेंजेस को हम एक तरीके से मीट कर पाएंगे, ठीक है। ये चीज़, सेशन को आप लाइक ज़रूर से करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना जहां मौका मिले। साल का आखिरी दिन है। सेंटर इंक्स कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एआईपी टॉर्पीडोज फॉर सबमरीन। तो अब देखो यहाँ पे सबमरीन, देखो इसमें एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। अब एक चीज़ जो पॉइंट आपको ध्यान में रखना है वो ये है कि सबमरीन जो पनडुब्बी होती है, अब उसको क्या है, जैसे समुद्र के नीचे पनडुब्बी जा रही है, अभी पनडुब्बी को क्या है कि एक समय तक वो रह सकती है, उसके बाद उसको एनर्जी का ज़रूरत होता है। तो कई टाइप ऑफ पनडुब्बियाँ होती हैं, उन्हें ऊपर आना पड़ता है, ऑक्सीजन सप्लाई चाहिए होती है, फिर वो दोबारा से जो प्रोसेस है एनर्जी प्रोडक्शन को स्टार्ट होता है और फिर वो नीचे चली जाती है। अब इसमें कई लोग कहते हैं कि चलो न्यूक्लियर बेस्ड जो सबमरीन वो डेवलप करो। तो न्यूक्लियर बेस्ड सबमरीन में क्या है, न्यूक्लियर छोटे छोटे रिएक्टर्स अंदर होंगे और वो एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे, तो आपको ऊपर आने की ज़रूरत ही नहीं, तो आप सिक्योर हो सकते हैं। बट उसका चैलेंज क्या होता है कि जो
न्यूक्लियर सबमरीन होती हैं वो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा साउंड क्रिएट करते हैं जिसको इजीली डिटेक्ट किया जा सकता है। तो अगर आप सबमरीन को डिटेक्ट कर लो तो उसका एडवांटेज ही चला जाएगा। तो इसके लिए लिथियम बेस्ड सबमरीन की भी बात की जाती है। ठीक है, लिथियम बेस्ड सबमरीन जो है मतलब लिथियम बैटरीज का इस्तेमाल किया जाए एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। तो ये चीज़ कई बार आपकी कही है। अब दूसरा इसमें फोकस किया गया है एआईपी मॉड्यूल। एआईपी मॉड्यूल की बात की गई है कि जो हम सबमरीन डेवलप करें, ठीक है, वो एआईपी मॉड्यूल बेस्ड एयर इंडिपेंडेंट जो मॉड्यूल है उसकी तरफ किया गया। क्या होता है आगे हम डिस्कस करेंगे। तो इंटीग्रेटेड एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन, एयर जिसे इससे नाम से ही पता आप लोग को चल रहा है कि व्हेन यू आर यूजिंग द टर्म एयर इंडिपेंडेंट, एयर इंडिपेंडेंट का मतलब आपको बार बार पनडुब्बी को ऊपर आके दोबारा जो है गैस के मतलब ऑक्सीजन के लिए नहीं आना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये जो डिले भी देखने को मिल रहा है कि एआईपी मॉड्यूल डेवलपमेंट इंडिजिनस एक्सपीरियंस डिले है ना, डिले है। यहाँ पे एआईपी मॉड्यूल कंस्ट्रक्शन होगा तो इससे कई सारे जो जॉब्स भी क्रिएट होंगे, है ना। यहाँ कई सारे डिफरेंट ग्रुप टीआरडीओ और साथ मिलकर काम भी करेंगे। ये चीज़ आपकी कही गई। तो एयर इंडिपेंडेंट जो प्रोपल्शन, इसमें क्या है कि यहाँ पे जो सबमरीन है ना, ये सबमरीन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है। और यहाँ पे इसमें ये जो एयर इंडिपेंडेंट है इसमें बार बार ये लाइन आप याद रखना कि उसे जो ऑपरेशन उसका होता है उसमें उसको एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन का जरूरत नहीं है। एयर इंडिपेंडेंट, तो बार बार ऊपर आके ऑक्सीजन का जरूरत नहीं होगा। तो ये चीज़ बहुत एडवांटेज है। तो अगर बार बार आप ऊपर नहीं आ रहे हो तो जो एनिमी है वो आपको डिटेक्ट इजीली नहीं कर पा रहा। तो हम इसको इंडिजिनसली डेवलप करना चाह रहे हैं, बट उसमें अभी थोड़ा टाइम जो है वो लग रहा है। तो मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी आपका है। यहाँ पे कई सारे लाइक बहुत समय तक उस ज़मीन के अंदर आपका रह सकते हैं। सबमरीन जो है सबमर्ज वीक्स तक रह सकती है। नॉइज़ लेवल बहुत ही कम होता है। टैक्टिकल बहुत सारे ऑपरेशंस जो हैं वो किए जा सकते हैं। दूसरा देखते हैं, ये एक टॉपिक साइंस टेक के अंदर आपका है, नासा का पार्कर मिशन है। नासा का पार्कर मिशन जो थोड़ा सा देख लेते हैं। तो नासा का पार्कर मिशन है सूरज को ऑब्जर्व कर रहा है, सन को ऑब्जर्व कर रहा है। इंपॉर्टेंट मिशन है। तो अभी इसने कुछ फोटो वोटो भी भेजा, फ्लाइंग क्लोजर टू सन। किसी भी दूसरे स्पेस क्राफ्ट से अगर कंपेयर करोगे तो बहुत ही क्लोज जो है सूरज के ये पहुंच गया है। मेनली इसका ये क्या है कि जो भी सबसे इंपॉर्टेंट कि बहुत क्लोज आने के बाद भी इसने अपने अंदर का जो टेम्परेचर उसको मेंटेन करके रखा है। ये चीज़ आपके हाईलाइट की गई है, आपका किया गया है। तो अगस्त 2018 को ये मिशन जो है वो आपका लॉन्च हुआ है। अब यहाँ पे आप देखो, ठीक है, इसमें अगर आप इनको थोड़ा सा स्ट्रक्चर थोड़ा सा आप लोग देख लेना इसको, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, इसमें कि ये जो आपका स्ट्रक्चर, जैसे सूरज का ये कोर है, ये रेडिएटिव जोन है, ये कनेक्टिव जोन है, ये कोरोना है। कोरोना बेसिकली आउटर जो लेयर आपका होता है। अब यहीं से ये सोलर फ्लेयर्स होती हैं, इससे बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स रिलीज होते हैं। बहुत सारे जो चार्ज पार्टिकल्स वो रिलीज होते हैं। सोलर विंड्स जिसे हम कहते हैं वो रिलीज होते हैं। और यही सोलर विंड्स बेसिकली हमारे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट होता है। इस बार मेंस का क्वेश्चन भी आया था और मैंने पता नहीं हज़ारों बार इसको पढ़ा रखा है। और ये जब इंटरेक्शन होता है तो अरोरास का फॉर्मेशन भी होता है। ठीक है, तो ये जो बहुत ज़्यादा ये सोलर विंड्स होती हैं, है ना, जियोस्ट्रॉमिक स्टॉर्म्स का जो रूप ले सकती है, तो ये बहुत नुकसान आपकी सैटेलाइट्स और कम्युनिकेशन सिस्टम को भी बहुत अधिक कर सकता है। तो इसको रोकने के लिए कुछ ना कुछ हम कदम जो है वो हम वी वांट कि इसका जो कदम है उसको कुछ ना कुछ उठाना चाहिए। तो हम स्टडी करते रहते हैं इसके बारे में, लाइक कीप स्टडिंग अबाउट जो है मतलब हम स्टडी करना चाह रहे हैं लगातार। वी आर स्टडिंग अबाउट सूरज के बारे में हम जो है कंटिन्यूस बेसिस पे स्टडी भी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी हाईलाइट की गई है। तो यहाँ पे कई सूरज और सोलर विंड कैसे ओरिजिन होता है, टेम्परेचर में इतना अंतर क्यों है ना। कोरोना के अंदर कोरोनल मास इजेक्शन, यही जो बहुत सारी जो विंड्स रिलीज होती है, तो कोरोनल मास इजेक्शन जो चार्ज पार्टिकल रिलीज होते हैं, कोरोनल मास इजेक्शन भी हम शब्द यूज़ करते हैं। ठीक है, जो प्रोब है ये बहुत तेज़ी से लगभग 6,90,000 किलोमीटर पर आवर स्पीड से आपका जा रहा है। फिर उसके बाद साइंटिस्ट है ना, तो यहाँ पे मतलब जो कम्युनिकेशन में भी, क्योंकि वहाँ से सिग्नल आते हैं, है ना, कई बार उसमें भी डिले देखने को मिल रहा है। तो नासा का पार्कर सोलर प्रोब जो है ये बहुत ही क्लोज सूरज के ऊपर गया है और ये एक हिस्ट्री जो है उसने डेवलप किया है। ऑन इंडियाज ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स रोहिंग्यास के ऊपर ये एक टॉपिक है। तो आईआर का एक टॉपिक महत्वपूर्ण आपका बनता है। रोहिंग्यास की अगर बात करें तो ये आईआर का एक महत्वपूर्ण टॉपिक आपके लिए बनता है। ठीक है, थोड़ा आपको हो सकता है आपको लगी स्पीड तेज है, बट अब देखो अगर मैं सेशन को बहुत लंबा खींचूंगा तो वो मैंने, क्योंकि सारे पॉइंट्स मेहनत करके ऑलरेडी एक अच्छे फॉर्मेट में है, आप रीड कर सकते हो। बट अगर इसी सेशन को 2-2 घंटे खींचेंगे तो वो आपके लिए हेल्पफुल नहीं है। ठीक है, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड, बट टॉपिक भी सारे कवर करने हैं। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ थोड़ा सा देख लेते हैं, ये जो आपके रोहिंग्याज हैं इनके बारे में थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। तो ये बेसिकली जो रखाइने स्टेट है यहाँ रोहिंग्याज हैं। ठीक है, मेनली अब यहाँ पे क्या होता है कि देखो कन्फ्लिक्ट की स्थिति है। म्यांमार यहाँ पे मेनली बुद्धिस्ट हैं।
तो अब इनका और इनका कन्फ्लिक्ट चलता रहता है। अब ये एक रोहिंग्यास, आराकान रोहिंग्या साल्वेशन आर्मी करके है रोहिंग्यास की, इनकी और म्यांमार की आर्मी की लड़ाई चलती रहती है। वो अटैक करते हैं तो बहुत सारे रोहिंग्यास जो सिविलियन हैं, जो इनका मतलब मिलिटेंट, उससे कोई लेना देना नहीं है, तब उन्हें बचने के लिए इधर उधर माइग्रेट करना होता है। तो वो या तो नीचे की तरफ चलेंगे, मलेशिया और इधर चले गए, कई लोग बांग्लादेश चले गए, कई लोग भारत की तरफ बहुत सारे चले गए। ठीक है, तो बहुत सारे लोग ऐसा स्थिति में आ जाते हैं। अब बात आ जाती है कि देखो ये क्या है कि मतलब बहुत सारे आप में से लोग बोलेंगे ना यार नहीं, भारत को रख लेना चाहिए। भारत की ऑलरेडी 140+ करोड़ पॉपुलेशन आपकी आ जाती है। अब इसमें आप देखोगे बहुत सारे इस्लामिक देश हैं, वो बहुत बातें करते हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें बोलेंगे इस्लामिक देश, बट जब मतलब ये जो रोहिंग्यास ये भी मुस्लिम है, लेकिन जब आपको मतलब इनको रखने की बात आएगी तो वो कोई मतलब स्टेप नहीं लेंगे, ना मलेशिया लेने को तैयार, ना इंडोनेशिया लेने को तैयार, और जितने भी ये हैं मिडिल ईस्ट में देश हैं वो लेने के लिए तैयार नहीं। फिर वो दूसरे देश पे प्रचार है, तुम ले लो, ह्यूमैनिटेरियन बातें करेंगे, सारी चीज़ें। अब बात ये समझना ये है कि भारत जो है, इंडिया ने कभी भी रिफ्यूजीज़ का जो कन्वेंशन है उसको साइन और रेटिफाई नहीं किया हुआ। तो इसमें हमारा कोई ऐसा ऑब्लिगेशन नहीं है। 1951 का जो कन्वेंशन है उसको हमने साइन रेटिफाई नहीं किया, एक बार चेक करना है इसको। तो 1951 का जो कन्वेंशन है इसको हमने साइन रेटिफाई नहीं किया, तो हम लीगली ऑब्लिगेशन हमारे नहीं है। बट ह्यूमैनिटेरियन कंसिडरेशन जो है वो आपका रहता है। तो ह्यूमैनिटेरियन में बस हम सारी थोड़ा बहुत सुविधा प्रोवाइड कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं कि हम लाखों लोग को अपने साथ रख लें। ठीक है, अब आप इमोशनल वे में सोचोगे तो ठीक है, बट आप जब एडमिनिस्ट्रेटर बनोगे तो आपको इस चीज़ को पता है कि आपके यहाँ पे अगर ऐसा अननोन लोग, हज़ारों लोग रहने लग जाएंगे तो इसका एक सामाजिक भी इशू बनता है, इकोनॉमिक लेवल पे भी इशू बनता है, लॉ एंड ऑर्डर का भी इशू बनता है, बहुत सारे इश्यूज बनते हैं। ठीक है, क्योंकि ये ऐसे लोग आएंगे तो ये आप ऐसा कोई कंट्री के लिए इतना कमिटेड तो होंगे नहीं, ठीक है, कि आपके देश के लिए बहुत कमिटेड है, वो तो ऐसा जगह ढूंढ रहे हैं रहने का, कुछ समय रहेंगे और कई सारे इश्यूज जो है वो फिर क्रिएट होते हैं सामाजिक लेवल पे, तो उसको कैसे टैकल करना फिर वो एक अलग चैलेंज बन जाता है। ऑलरेडी इतने सारे जो है आप कह सकते हो कि आपके इतने सारे जो पॉपुलेशन है आपकी, हमें उसको मैनेज करना है, देखना है। प्लस और भी देश, अगर डेवलप्ड देश देखोगे तो उसमें भी मान लो मैक्सिको से यूएस जा रहा है तो यूएस भी दीवार बना रखा है, तो अलाउ नहीं करते। इलीगल ऐसा माइग्रेशन आप अलाउ नहीं कर सकते, भले कोई किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करे, बट इलीगल आप नहीं कर सकते हो। ठीक है, हाँ कुछ ऐसी स्थिति बनती है कि 100, 200, 1000, 2000, 5000 का कुछ स्थिति बनती है, तो वो एक अलग कंसिडरेशन, बट ऐसा नहीं कि आपने पूरा बॉर्डर खोल दिया लाखों लोग आ जाओ, तो वो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। और अगर आप एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में ऐसा सोचते भी है तो फिर आप अपना घर का दरवाज़ा खोल सकते हो, रख सकते हो। ठीक है, बट ये चीज़ आपको प्रैक्टिकली थोड़ा सा मुश्किल होता है। ठीक है, इसको मतलब आप प्रैक्टिकली सोचोगे, इमोशनली सोचोगे, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। तो यहाँ पे ये पॉइंट्स आपको देखना है। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स इसमें मेंशन्ड है। तो लगभग आपका देखा, यहाँ पे आप देखो ना 2.8 मिल, देखो सॉल्यूशन किसका है भाई? आप म्यांमार से आए हो तो म्यांमार की जिम्मेदारी है। अब वो तो वहाँ से अपना भगा रहे हैं उनको और हम उनको रखें, तो वो पॉसिबल नहीं है। फिर मैं कह रहा हूँ कि हाँ, जैसे वुमेन है, चाइल्ड है, उनकी ह्यूमैनिटेरियन मदद करना जो है वो हम कर सकते हैं, लेकिन फाइनली हमें भी फिर उनको डिपोर्ट करके म्यांमार में रखना पड़ेगा। बांग्लादेश का ही देख लो, तो वहाँ एक छोटा सा अजीब सा आइलैंड उनमें वहाँ उनको रखने का प्रयास किया है। बांग्लादेश भी इस्लामिक देश ऑलमोस्ट, तो वो भी रखने को तैयार नहीं है। ठीक है, तो ये सब प्रॉब्लम्स जो है फेस करना पड़ता है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ नॉन रिफॉल्वमेंट की बात की गई है, जो कि 1951 रिफ्यूजी कन्वेंशन के अंदर मेंशन्ड भी है, और ये प्रोहिबिट करता है स्टेट फ्रॉम एक्सपेलिंग इंडिविजुअल व्हेन देयर इज अ सब्सटेंशियल एविडेंस दैट दे वुड फेस प्रोसिक्यूशन और टॉर्चर अपॉन दैट। तो ये एक जरूर से पॉइंट है 1951 के रिफ्यूजी कन्वेंशन के अंदर, दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ नॉन रिफॉल्वमेंट। ये टर्म आप याद रखना, ये जो मेंशन्ड है द प्रिंसिपल ऑफ नॉन रिफॉल्वमेंट, मतलब इसमें ये है कि अगर ऑलरेडी जैसे ये पता है कि अगर इनको हमने भेजा तो इन्हें बहुत प्रोसिक्यूशन और ये सब जो है फेस करना पड़ेगा, इश्यूज फेस करने पड़ेंगे, टॉर्चर फेस करना पड़ेगा, तो यहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन लॉ के कंसिडरेशन में, ह्यूमन राइट के कंसिडरेशन में इस प्रिंसिपल को कंसिडर करने की बात की जाती है। ठीक है, कि आप ऐसा मना नहीं कर सकते हो। ठीक है, बट यहाँ पे इंडिया जो है रिफ्यूजी कन्वेंशन का हिस्सा नहीं, तो हम लीगली तो ऐसा बाइंड नहीं है। ये चीज़ आप कहते हो। रोहिंग्या रिफ्यूजीज आर डिटेन्ड अंडर द जैसे फॉरेनर एक्ट ऑफ 1946, द पासपोर्ट एक्ट ऑफ 1967। ठीक है, उन्हें इलीगल माइग्रेट के रूप में डिक्लेयर किया भी जाता है। ऑल्दो इसमें संविधान में कहा गया कि आर्टिकल 21 जो संविधान का है, जो इंडियन गवर्नमेंट है कि वाइल रोहिंग्याज रिफ्यूजी हैव द राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दे डू नॉट हैव द राइट टू रिसाइड और सेटल इन इंडिया। सो ये भी चीज़ आपकी हाईलाइट की गई है। ठीक है, मतलब ऐसा वो रह नहीं सकते। इंडिया जो है इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट का भी हिस्सा है। इससे भी जो मतलब देश है उसका है कि वो
दे रिफ्रेन फ्रॉम रिफॉलिंग इंडिविजुअल टू प्लेस वेयर दे में फेस टॉर्चर। मतलब क्योंकि हम लोग इंटरनेशनल कन्वेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स का हिस्सा है, तो कई बार कहा जाता है कि जो प्रिंसिपल ऑफ रिफॉर्मेंट है जिसके तहत ये चीज़ है कि अगर आपने इनको भेजा तो टॉर्चर और ये सब फेस कर सकते हैं। तो वो चीज़ जो है कहीं ना कहीं मतलब एक आर्गूमेंट ये भी आपका दिया जाता है। बट देखो बहुत ही सिंपल और बहुत माइंड में क्लियर रखना है, ठीक है। आप एडमिनिस्ट्रेटर बन रहे हो, इर्रेस्पेक्टिव आपका इमोशन किधर जा रहा है, लेकिन ये बहुत क्लियर माइंड में रखना है, क्योंकि आपको मैनेज करना है चीज़ों को, तो आप कभी भी इलीगल तरीके से किसी को भी अलाउ नहीं कर सकते हो। अगर आप अलाउ भी करते हो तो उसका एक लीगल प्रोसीडिंग आपको लेना पड़ेगा। ह्यूमैनिटेरियन जो एस्पेक्ट है वो 1000, 2000, 5000 का कर सकते हो, लाख, 4 लाख और 3 मिलियन, 4 मिलियन को नहीं कर सकते हो, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है और इसकी क्लैरिटी आपको माइंड में बहुत अच्छे तरीके से होना चाहिए अगर आप अपने आप को देश के सिटीजन के रूप में देखते हो तो, ठीक है। इसमें कोई माइंड में इसमें सोचना नहीं है, ठीक है। बाकी आर्गूमेंट ये सब चलता रहता है कि हम लोग रख लें यहाँ पे, तो ये है। तो हमें, हाँ, ये ज़रूर है कि हमारे यहाँ जो एक स्टैंडर्डाइज रिफ्यूजी पॉलिसी होनी चाहिए, उसकी एक कमी ज़रूर से है, तो हम उसको कैसे लेकर आए। अब देखो भारत ऐसा रिफ्यूजी कन्वेंशन और इन सबको क्यों नहीं साइन किया, क्योंकि देखो भारत के चारों तरफ जो देश हैं वो स्टेबल नहीं है। तो क्योंकि स्टेबल नहीं है इकोनॉमिक पॉलिटिकल लेवल पे देखोगे तो भारत में आना चाहेंगे। अब इतनी पॉपुलेशन इधर उधर से माइग्रेट करके आपके देश में बैठ जाएगी, ऑलरेडी आपके देश की पॉपुलेशन इतना, तो चीज़ें मैनेज होना बहुत आसान नहीं है। आई होप आप लोग इसको समझ पा रहे हो। तो इसमें एक चीज़ आपको देखना है कि एक हम अगर मान लो कि हमें मैनेज करना, भले एक कभी स्थिति बनती है कि रिफ्यूजी, तो एक स्टैंडर्डाइज पॉलिसी, भले हम कन्वेंशन का हिस्सा नहीं है, बट अगर मान लो कि एक स्थिति बनती है जहाँ रिफ्यूजीज आ जाते हैं, तो एक पॉलिसी लेकर हमें आना पड़ेगा कि अच्छा इनको हम मैनेज कैसे करें, है ना। एक प्रोसीडिंग जो है वो आपका होना चाहिए, प्लस लॉ भी आपके पास होना चाहिए कि मतलब आउटडेटेड लॉ ना हो कि उसके बेसिस पर आप उन्हें इलीगल माइग्रेंट डिक्लेयर कर रहे हो। लॉ, एक अपडेटेड लॉ को ध्यान में रखते हुए चीज़ें करना। अब एक कंसेप्ट एनवायरमेंटल रिफ्यूजी भी आ जाता है कि एनवायरमेंटल क्राइसिस ऐसी बनी कि जहाँ पे लोगों को माइग्रेट करना पड़े, उस केस में आप ह्यूमैनिटेरियन कंटेक्स्ट में कैसे मदद करते हो। तो एक स्टैंडर्डाइज्ड रिफ्यूजी पॉलिसी आपके देश में जो है वो ज़रूर से होना चाहिए, ये मतलब देश के अंदर, है ना। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे भी चीज़ें आर्बिट्ररी ना हो, चीज़ें क्लैरिटी जो है वो आपका होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारी सिविल सोसाइटी मतलब जो रिफ्यूजी है, रोहिंग्या रिफ्यूजी, वो फंडिंग का भी उनको कमी है, ये भी है। उसको उनकी कंडीशन सही नहीं, देखो इसमें कोई दो राय नहीं है, कंडीशन सही नहीं है, बट अब उसमें प्रयास देशों को, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को ये करना चाहिए कैसे उन्हें जो उनका एरिया है, जो उनका लैंड है, उनमें कैसे सेफ सिक्योर एनवायरनमेंट लेकर आया जा सके, उनको प्रॉपरली वहाँ पे शिफ्ट किया जा सके। ये बहुत जो है इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। ये है, तो यहाँ पे ईयर एंड ऑफर है, इसको मिस नहीं करना। तो मैंने आपको बताया है कि जो क्रैश कोर्स है आपका, ये 4 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा। करंट अफेयर्स का कोर्स 15 जनवरी से, साइंस टेक का कोर्स 10 जनवरी। क्रैश कोर्स के अंदर ये सारे कोर्सेज इंक्लूडेड है, करंट अफेयर और वो। तो क्रैश कोर्स का हिस्सा तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, तो ये 50% सारे कोर्सेज में ऑफ है। और ये जो क्रैश कोर्स है ये बहुत ज़्यादा अल्टीमेट कोर्स है। इसके अंदर माइंड मैप के माध्यम से मैं आपको प्रोवाइड करूँगा पूरा का पूरा, जो करंट अफेयर्स तो रहेगा ही, एनसीईआरटीज, एडवांस बुक्स, पीवाईक्यूज, जैसे इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट, हिस्ट्री के एनसीईआरटीज, सब मेरे नोट्स अच्छे बने, वो सब मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। कार्ड्स बना रखे हैं, उनके माध्यम से आपको शॉर्ट नोट्स जो हैं वो आपको मिलेंगे। अल्टीमेट ये कोर्स है और आपके सक्सेस के लिए बहुत ज़्यादा ये हेल्पफुल रहेगा, सक्सेस बैच, ठीक है। तो ये जो भी काफ़ी लोगों ने ज्वाइन किया है, जो अभी सोच रहे हैं कि ज्वाइन करना है, तो आप लोग ज़रूर से ज्वाइन करो, ठीक है। जो जो चीज़ें मैंने बोली वो मैं कंप्लीट करता जा रहा हूँ। थोड़ा बहुत अभी क्योंकि हेल्थ इश्यूज़ आ गए थे 20 दिन से, तो उस वजह से थोड़ा सा मुझे, जो मैंने टारगेट रखा था 30 दिसंबर तक, उसे मुझे 10-12 दिन इंक्रीज़ करना पड़ रहा है बुक सीरीज़ के लिए, बट वो मैं कंप्लीट कर दूंगा। मैंने कल भी 2-3 लेक्चर डाले हैं, उससे पहले भी 3 लेक्चर डाले हैं कि उन कंटेंट को पूरा आपको अवेलेबल रहे, ठीक है। तो हाँ, ये ज़रूर से याद रखना कि देखो जो आपको पढ़ना है वो ऑथेंटिक सोर्सेस पे पढ़ना है। टीचर जैसे मान लो आपको पढ़ा रहे हैं, अब उसमें क्या है, वो अपने हिसाब से 100 टॉपिक इंपॉर्टेंट ले लिए, 500-400 टॉपिक इंपॉर्टेंट लिए। ये इंपॉर्टेंट वाले खेल से आपको दूर रहना है। अगर आप इस चीज़ को समझ लिया, आपके माइंड में क्लैरिटी कि यार ये किताबें मुझे पढ़ लेनी है, जितनी बार चाहो उतनी बार पढ़ लो, क्योंकि देखो कोई टीचर कहता है कि यार ये इंपॉर्टेंट है उसकी तरफ हिसाब से, वो इंपॉर्टेंट है उसकी तरफ से, ये नहीं है। कुछ जो सोर्सेस है वो आपको करना ही करना है ना। न्यूज़पेपर बेस्ड करंट अफेयर्स आपको करना ही करना है, बट उसका भी एक्सपर्टीज़ होना चाहिए। आजकल देखोगे बहुत सारे लोगों ने कोर्स अपना निकाल रखा है कि यार ये है वो है, और आप यूट्यूब में उनका देख लो कि कितने समय से वो लोग पढ़ा रहे हैं या कितने क्वेश्चंस आए हैं। मैं आपको दिखा सकता हूँ 50+ क्वेश्चंस जो हैं आउट ऑफ 100 आए हैं। पूरे यूट्यूब में सर्च कर लेना अगर इतने क्वेश्चन किसी के आए हो एग्जाम में। ये पहली बार नहीं हुआ, बहुत बार हुआ है,
ठीक है, विद स्क्रीनशॉट, विद पूरा मैंने आपको दिखा रखा है। ठीक है, आपको अगर चाहिए तो इस नंबर पे मैसेज करो, तो वो वीडियो का लिंक भी भेज दूंगा, और यूट्यूब में इसी में पड़ा है, माई प्रिलिम्स परफॉर्मेंस नाम से। ठीक है, तो ये चीज़ आपको, अगर आप राइट डिसीजन लेते हो तो ठीक है, बाकी फिर आपकी किस्मत की बात है। फिर जॉन बुक सीरीज़ भी है, इसमें भी 50% ऑफ है, तो ये बुक पूरी आपको कवर हो रही है, 1900 के आसपास ये प्राइस रहेगा इसका। और साइंस टेक का भी पूरा कंप्लीट कोर्स है, ये हम लोग शुरू करेंगे कि आपको सिर्फ साइंस टेक करना है तो वो भी आप कर सकते हो, है ना। सब में 50% ऑफ है। करंट अफेयर्स सिर्फ आपको करना तो वो भी कर सकते हो। क्रैश कोर्स के अंदर सब कुछ इंक्लूडेड है। ज्वाइन करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या आप saurabpandey.upsc.com पे जा सकते हो। ये नंबर आप देख लो 90579219216493, इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। ऑल कोर्सेज पे क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, सौरभ पांडे CC ऐप आप डाउनलोड करके ज्वाइन कर सकते हैं। ये टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे आपको PDF अवेलेबल रहेगा। चलो एक क्वेश्चन का आंसर दे दो, 5am सीरीज, आई होप आप लोग उसको ध्यान दे रहे हो, पढ़ रहे हो। अब उसमें आप क्वेश्चंस भी देख सकते हो, कैसे क्वेश्चंस मैं आपको बना के दे रहा हूँ, और वो टेस्ट सीरीज के अंदर भी मैं आपको पूरा 2 साल का ऐसे ही बना के दे रहा हूँ कि आप इन चीज़ों को पढ़ो, क्वेश्चन राइट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, अपडेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। पुराने ज़माने के 10 साल पहले भी क्वेश्चन कई कोचिंगों में बने हुए हैं, और वही वो चलाते जा रहे हैं। ये सब अपडेटेड क्वेश्चंस हैं, कंटेंट को ध्यान में रखते हुए, स्टैटिक जो कंटेम्प्रेरी एस्पेक्ट से डिराइव्ड है वो है। ठीक है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर से आप लोग बताना कि इसका आंसर जो है क्या होगा। मैं इसका क्वेश्चन देख लो, अनकन्वेंशनल वॉरफेयर मेथड ब्रिंग न्यू चैलेंजेस टू इंटरनल एंड एक्सटर्नल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। अब देखो ये चीज़ आप सीख लो ना कि यार ये टॉपिक है। आप देखना कितने लोग मेंस का क्वेश्चन देते हैं, कोई नहीं देता है। और ऐसे क्वेश्चन से आपको ये सीखना, ये क्वेश्चन कोई मैं ऐसा नहीं कि मैं स्टैटिक से निकाल लिया, कंटेम्प्रेरी एस्पेक्ट से स्टैटिक टॉपिक कैसे निकलता है वो क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे दिया हुआ है। इसको एक एक भी आज अगर आप लिखते हो तो बहुत मैटर करता है। आप में से कई कहेंगे सर मुझे कोई मेरे आंसर को चेक कर दे, चेक कराना तो आप आकलन प्लस का हिस्सा बन जाओ। इसके अलावा अगर आपको खुद ही लिखना है तो एटलीस्ट आप किसी का ऐसा मतलब वेट मत करो कि कोई मेरे आंसर को बहुत अच्छा कहेगा। ठीक है, अगर आपको लगता है इस नंबर पर भी मुझे आप आंसर दिखा दो, कोई बहुत बड़ी गलती होगी तो मैं खुद आपको कॉल करके बता दूंगा, ये भी पॉसिबिलिटी आपकी रहती है। बाकी ग्रुप में भी आप शेयर करो, बट लिखने की आदत डालो। अगर आप लिखोगे नहीं ना तो आप दुनिया की कितनी भी पढ़ाई कर लो, कोई फायदा नहीं होगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, सौरभ पांडे UPSC टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे आप अपने आंसर को पोस्ट कर सकते हो। ये सारी चीज़ें, मिलता है नेक्स्ट सेशन में। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।